नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे मैं बहुत ही कॉमन कंडीशन पेप्टिक अल्सर के बारे में बात करूँगा। देखिए, पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है कि हमारे स्टमक या डुओडेनम में कोई अल्सर अगर हो तो उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक का मतलब होता है कि स्टमक के जो सेक्रेशन होते हैं उसमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम पेप्सिन कहते हैं। इसका एक एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका काम खाने के प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना होता है जब तक वो स्टमक में हो। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको तोड़ करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करता है जिससे कि आगे इसका डाइजेशन हो सके। तो ये जो पेप्सिन होता है ये एक कोरोसिव एंजाइम होता है। तो स्टमक का सेक्रेशन पेप्सिन होता है और उसके कारण ये पहले समझा जाता था कि ये अल्सर पेप्सिन के सेक्रेशन के कारण हो रहा है, इसलिए इनको पेप्टिक अल्सर कहा जाता था। तो स्टमक, जब हम पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं तो ये मेनली दो टाइप के होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और डुओडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक में कहीं पर हो तो इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, डुओडेनम में हो तो इसको डुओडेनल अल्सर कहते हैं। तो पहले हम गैस्ट्रिक अल्सर को समझ लें। गैस्ट्रिक अल्सर का सबसे कॉमन जो लोकेशन होता है, स्टमक के तीन मुख्य हिस्से होते हैं, फंडस, बॉडी और एंट्रम। तो सबसे कॉमन ये एंट्रम में होता है जो पेप्टिक अल्सर होता है। देखिए, जब भी डुओडेनम में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अल्सर हो तो सबसे कॉमन ये डुओडेनम के बल्ब में यानी कि डुओडेनम के फर्स्ट पार्ट में होता है। डुओडेनम के 4 पार्ट्स होते हैं। जो स्टमक के बाद का हिस्सा होता है उसको फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम यानी कि डुओडेनल बल्ब कहते हैं। और पेप्टिक अल्सर्स हमेशा डुओडेनल बल्ब में होते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम में होते हैं, जनरली उसके एंटीरियर वॉल पर होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर्स के सिम्टम पेट का दर्द, वॉमिटिंग में ब्लड आना या ब्लैक कलर का स्टूल आना। तो जब भी पेट में दर्द हो, ब्लैक कलर का स्टूल हो इसका और खून की कमी हो, मतलब कहीं स्टमक में अल्सर है। इसका डायग्नोसिस एंडोस्कोपी के जरिए होता है। जब भी ये सिम्टम हो, एक एंडोस्कोपी करने से इसकी डायग्नोसिस होती है। गैस्ट्रिक अल्सर में जब भी हम गैस्ट्रिक अल्सर देखते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू होता है, जो मसला होता है, वो ये है कि गैस्ट्रिक अल्सर बेनाइन है यानी कि पेप्टिक है, ये एसिड से रिलेटेड है, या ये मैलिग्नेंट है, कैंसर से रिलेटेड है। इसके एंडोस्कोपिक क्राइटेरिया होते हैं। बट गैस्ट्रिक अल्सर में हम हमेशा बायोप्सी जरूर करते हैं ताकि हम अल्सर में कैंसर तो नहीं है इसको रूल आउट कर सके। डुओडेनल अल्सर ये कैंसरस नहीं होते हैं, ये हमेशा एसिड से सेक्रेशन से रिलेटेड होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम में अल्सर जब भी हो तो इसमें हम कभी भी बायोप्सी नहीं करते हैं। पोस्ट बल्बर अल्सर यानी कि डुओडेनम में फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम के बियॉन्ड अगर अल्सर हो तो वो अलग बीमारियों में हो सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, एक गैस्ट्रिन हाइपर सेक्रेशन की बीमारी होती है। तो ये अल्सर्स के डिफरेंट लोकेशंस के क्या मतलब होते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, इसके बारे में है। देखिए, गैस्ट्रिक अल्सर होने का सबसे मुख्य कारण स्टमक में एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन नियरली 60% गैस्ट्रिक अल्सर्स कॉज करता है और नियरली 80 to 90% डुओडेनल अल्सर्स एच पाइलोरी इन्फेक्शन के कारण होते हैं। तो जब भी गैस्ट्रिक अल्सर डायग्नोज होता है तो हम उसमें स्टमक में से एच पाइलोरी का टेस्ट करते हैं, जिसको रैपिड यूरिएज टेस्ट करते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है जिसमें आप उसको देख सकते हैं। जब भी स्टमक में हम अल्सर एंडोस्कोपी के लिए देखते हैं उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसको एक फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो तो सबसे पहला काम उसमें से ब्लीडिंग को रोकना है। स्टमक से गैस्ट्रिक अल्सर से ब्लीडिंग काफ़ी डेंजरस हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए एंडोस्कोपी के जरिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से इंजेक्शन, क्लिप, हीटर प्रोब, ये तरीके होते हैं जिसके जरिए एंडोस्कोपी के जरिए उसकी ब्लीडिंग रोकी जा सकती है। नियरली 95% ब्लीडिंग एंडोस्कोपी के जरिए रोकी जा सकती है। 5% लोग जिसमें ब्लीडिंग नहीं रुकती है, एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन या सर्जरी के जरिए रोकी जा सकती है। पर आज के समय में इन चीज़ों की ज़रूरत काफ़ी कम हो गई है। एक बार जब ब्लीडिंग का हम कंट्रोल कर लें फिर इसको दवाइयों से ट्रीटमेंट इसका होता है, और एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद लंबे टाइम तक फिर हम एसिड सिक्रेशन को कम करने वाले ड्रग होते हैं जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, पीपीआईज कहलाते हैं, वो देते हैं जनरली 3 मंथ्स तक, जिसके जरिए ये अल्सर्स हील हो जाते हैं कम्प्लीटली। और अगर ब्लीडिंग हुई हो तो हम एक बार दोबारा चेक करते हैं कि अल्सर पूरी तरह से वाकई खत्म हो गया है या नहीं, यानी कि एंडोस्कोपी रिपीट करते हैं। अगर अल्सर से ब्लीडिंग नहीं हो रही तो एंडोस्कोपी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को नॉन एच पाइलोरी रिलेटेड अल्सर हो उसमें सबसे कॉमन कारण पेन किलर्स लेना, जो दर्द के लिए दवाइयाँ, कई बार लोग घुटनों में दर्द के लिए, बैक पेन के लिए
नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAIDs ले रहे होते हैं उसके कारण होता है, तो उसमें NSAIDs को हम बंद करते हैं और अल्सर हीलिंग ड्रग्स यानी कि PPIs देते हैं। और आज के समय में दूसरी क्लास ऑफ ड्रग्स है जिनको PCABs कहते हैं, वोनोप्राजोन, इसके बारे में भी मेरा एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं, ये काफ़ी कारगर होते हैं। बहुत से लोग जो हार्ट की स्टेंट डलने के बाद, हार्ट की प्रॉब्लम्स के बाद इकोस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल ऐसे ड्रग्स पे होते हैं, उनसे भी अल्सर होता है। तो जनरली ये भ्रांति होती है कि अल्सर कोई मसालेदार चीज़ें, मिर्च वगैरह खाने से होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्सर के ये मुख्य कारण H. pylori इन्फेक्शन, NSAID, एस्पिरिन, ये चीज़ें मुख्य कारण हैं। तो अल्सर के डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट, उसकी क्या प्रेजेंटेशन है, ब्लीडिंग है नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। अगर अल्सर कॉम्प्लिकेटेड हो, यानी कि अल्सर से कई बार ब्लीडिंग के अलावा जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है परफोरेशन। अगर अल्सर परफोरेट कर गया, फट गया, तब तो उसका सर्जरी के सिवाय और कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है। टाइमली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस पैदा कर सकता है। तो डुओडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के कारण में थोड़ी भिन्नता होती है और काफ़ी समानता भी है। पेट में दर्द, लैट्रिन में ब्लड आना या उल्टी में खून आना, खून की कमी हो, पेट में दर्द हो, तो एंडोस्कोपी के ज़रिए इसको डायग्नोज करके क्या आपको सिम्टम है और क्या कितना बड़ा अल्सर है, H. pylori है या नहीं है, इस पे इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर है। ब्लीडिंग 95% प्लस हम एंडोस्कोपी के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी आपको इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें ताकि इसका उचित इलाज हो सके। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें।